लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप टॉपिक देख रहे होंगे, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। फेलेट्स टेट्रोलॉजी भी कहते हैं इसको, या टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, जो भी आपको आसान लगे। इसका जो टेट्रोलॉजी, इस नाम से आपको नजर आ रहा होगा, नेम सजेस्ट टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट मीन्स इट इज 4 elements which are in this congenital anomaly. This is one of the most, probably the most common congenital heart disease, which is in fact 4 elements together. Not necessarily all will happen together, maybe 3, maybe 2, or maybe all 4. You call them the tetralogy of Philip. इसमें क्या है ये देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप, क्योंकि ये कंजेनिटल एनोमलीज हैं, तो जाहिर है इसका थोड़ा बहुत एम्ब्रियोलॉजी के साथ कनेक्शन होगा। इसका क्या काज है इसको भी देखते हैं चल के, लेकिन असल में ये है क्या, ये आपको देखना होगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये हार्ट का, ये आपको स्केच, ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। आप देख चुके होंगे, यहाँ पर ये आइडिया ले चुके होंगे कि ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इस पे ध्यान देना, ये राइट वेंट्रिकल के ऊपर ये हमें नजर आ रहा है राइट एट्रियम। ये वो चेंबर है जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो कलेक्ट करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, ये देखिए आप इंफीरियर वेना केवा यहाँ है, वैसे सुपीरियर वेना केवा पीछे से इस तरीके से आएगी। ये ब्लड यहाँ आएगा और ये कलेक्ट हो जाएगा। ब्लड सिर्फ यहाँ से ब्लड कलेक्ट नहीं होता है, ये हार्ट भी खुद इसको ब्लड अपना, यानी मायोकार्डियम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी इसको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये सारा ब्लड मिक्स होके यहाँ पे जमा होके ये यहाँ से पुश हो जाए राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर दे पल्मोनरी आर्टरी में, यानी इसका मकसद ये है कि पल्मोनरी ट्रंक में, और ये देखिए पल्मोनरी ट्रंक में इसको यहाँ से पुश करेगा। इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ आपको कि ये ब्लड इस पर कलेक्ट हुआ है पूरे बॉडी का और इसको पंप कर रहा है इस पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक आपको पता है कि 2 पल्मोनरी आर्टरियों में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाइफरकेट हो गया, क्यों? क्योंकि लंग्स 2 हैं, इसलिए इसको डिवाइड होना पड़ा। ये हमारा एक लंग है, ये हमारा दूसरा लंग। और उसके बाद जैसे ही लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आएंगी, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा, लेकिन पहले जमा होगा कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, जो इस वक्त यहाँ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो बिहाइंड होता है। चले यहाँ से आप 4 पल्मोनरी वेन्स को बिहाइंड यहाँ तक लेके आए, और 4 पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर बिहाइंड चली गई हैं कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, जो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है आपको क्योंकि वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। और वहां से वो ब्लड 4 पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होके उस एट्रियम में आएगा, और वहां से वो लेफ्ट एट्रियम पंप करके, और अदर उसको पुश करके लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देगा। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल देगा, यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अब असेंडिंग एओर्टा में जाएगा, और वहां से आर्च ऑफ एओर्टा में से होता हुआ फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। इसका मकसद ये हुआ कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अपने अपने ओरिफिस के जरिए, यानी एओर्टिक ओरिफिस और पल्मोनरी ओरिफिस के जरिए अपनी अपनी ग्रेड वेसल्स में चला जाता है। एक में ऑक्सीजनेटेड टू द लंग्स, एक में ऑक्सीजनेटेड टू द एंटायर बॉडी। और आपको मैंने बताया था कि शुरू शुरू में हमारा जो हार्ट है ये एक पूरा ट्यूब होता है लाइक दिस, जिसमें बीच में कंस्ट्रक्शन होती है, और इसमें एक ही वेंट्रिकल, एक ही एट्रियम होता है। सेप्टा वगैरह शुरू में तो होते नहीं। तो ये हमारा एट्रियम होता है जो इंफीरियर साइड पे होगा, और ये हमारा वेंट्रिकल होता है। अभी ये बिलो और अबव होते हैं ऐसे, अभी जब स्टार्ट होता है, जब हार्ट बनता है, ये मुश्किल से कोई 30 हफ्ते ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। और जब वेंट्रिकल एक होता है तो फिर वेसल भी एक ही होती है, यानी एक ही ग्रेड वेसल की वेंट्रिकल ही जब एक है तो। लेकिन जैसे वेंट्रिकल, जैसे एट्रियम को पार्टीशन मिलती है,
और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सुराख होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, वो भी दो में तकसीम हो जाता है, और ऐसा ही फिर वेंट्रिकल भी दो में तकसीम हो जाता है। उससे निकलती हुई जो एक ग्रेट वेसल होती है, उसका जो सुराख भी एक होता है, वो भी दो में तकसीम हो जाता है, और ये ग्रेट वेसल भी दो में तकसीम हो जाता है। ये ऐसे पार्टीशन हो जाती है, क्योंकि एक हार्ट एक्चुअली एक नहीं रहता, फिर ये दो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में पार्टीशन आ जाता है। और इन पार्टीशंस में आपने देखा था कि ये पार्टीशन जो दो एट्रिया के बीच में अब हो गई है, क्योंकि दो एट्रिया बन गए हैं, इस पार्टीशन में भी कभी सुराख हो सकता है। ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। ये सुराख वेंट्रिकल में भी हो सकता है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। और ये जो है यहाँ पर जो ग्रेट वेसल के अंदर है, ये जो ब्लड लेके आगे जा रही है वेंट्रिकल से, इस ग्रेट वेसल में जो इस वक्त पार्टीशन बनी है यहाँ पर, यानी एक ग्रेट वेसल्स क्या बनेगी, वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल के लाइन में आएगी वो एओर्टा, और वो जो राइट वेंट्रिकल के लाइन में आएगी वो पल्मोनरी आर्टरी, और बीच में जो सेप्टम क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। यानी आपकी ग्रेट वेसल भी दो हो गई, सब कुछ दो दो हो गया। अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कभी नहीं मिल पाएगा। अब ये इस वक्त यहाँ पर क्योंकि हार्ट रोटेट हो रही है एक तरह से, तो ये ऐसे सिंपल नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाया। ये इस तरीके से, ये जो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम होता है ये स्पाइरल होता है, ऐसे घूमता है। घूमता है का मकसद ये कि ये दोनों ही ये दोनों जो ग्रेट वेसल्स हैं आपकी, ये ऐसे सामने से ऐसे नजर नहीं आती, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाती हैं कि पल्मोनरी ट्रंक थोड़ा आगे आ जाता है और एओर्टा थोड़ा पीछे चला जाता है। यानी ये सीधे नहीं होते, ये सीधे नहीं होते, ये ऐसे ट्विस्ट करते हैं, स्पाइरलिंग करते हैं, ताकि ये अलाइन हो जाए एक तरह से। राइट वेंट्रिकल क्योंकि थोड़ा सा आगे होता है राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा पीछे होता है, तो ये थोड़ा एओर्टा थोड़ा बैक में चला जाता है और पल्मोनरी ट्रंक थोड़ा आगे आ जाता है। लेकिन ये अपने अपने वेंट्रिकल्स के बिल्कुल लाइन में होते हैं ताकि ब्लड इनका इस तरीके से चला है। लेकिन अगर ये एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, ये सेप्टम, इसका टिश्यू किधर से आएगा, इसके सेल्स किधर से आते हैं, इसके सेल्स एक्चुअली आपके हेड एंड नेक के सेल से आते हैं। जब हेड एंड नेक डेवलप हो रहा होता है, हेड डेवलप हो रहा होता है, तो वहां से आते हैं। और वहां से कहां से, एक्टो मीजो और एंडो नहीं बल्कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। इसको थोड़ा सा समझना। न्यूरल क्रेस्ट सेल का जो टिश्यू है ये आपके हेड के रीजन से वहां माइग्रेट होके एक शीट बनाएगा जो इस ग्रेट वेसल के बीच में आ जाएगी, ताकि ये दोनों ग्रेट वेसल्स बन जाएं एक से। क्योंकि आगे से पीछे, इसके पीछे वेंट्रिकल्स दो हैं ताकि हर एक को आधा आधा मिले, और दो ग्रेट वेसल्स अलग बन जाएं ताकि ब्लड हमारा सेपरेट हो जाए। क्योंकि ब्लड दो किस्म का होगा, एक ऑक्सीजनेटेड दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट से निकलेगा तो ऑक्सीजनेटेड, राइट से निकलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड। एक ग्रेट वेसल रखते तो ये दोनों ब्लड निकलते दो वेंट्रिकल्स हैं और होते अलग अलग, लेकिन बाहर आके मिल जाते। इसलिए नेचर ने यहाँ पर भी एक सेप्टम रखा, हर जगह पे रखा। और ये सेप्टम जब इस तरीके से डिवाइड हो गया तो ये सेप्टम सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। जब ये थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो एओर्टा थोड़ा पीछे चला जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक थोड़ी आगे आ जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर इसकी ट्विस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ओवर ट्विस्टिंग हो गई, ओवर स्पाइरलिंग हो गई अगर, तो पल्मोनरी ट्रंक जो है इस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से टेट्रोलॉजी शुरू होगी। और आया किधर से, ये शीट किधर से आई है, ये हेड एंड नेक से, हेड एंड नेक एरिया से ऊपर से ये सेल्स आते हैं और ये शीट बनते हुए, ये शीट बनती हुई ये शीट बीच में आ जाती है। और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो हैं ये इसको शीट बना देते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग की डिफिकल्टी है, कोई मसला है उसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवर ट्विस्टिंग हो जाएगी। ओवर ट्विस्टिंग हो जाएगी तो जो अलाइनमेंट है खराब होगी। कैसे खराब होगी, पल्मोनरी ट्रंक ये राइट वेंट्रिकल से तो निकलेगा ही, लेकिन ओवर ट्विस्टिंग होने की वजह से ये आपका एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल के ऊपर ओवर राइड भी कर जाएगा। यानी इसका मकसद यह है कि अगर आप राइट वेंट्रिकल में देखें, राइट वेंट्रिकल में अगर आप देखें तो राइट वेंट्रिकल का जो सुराख है पल्मोनरी ओरिफिस, वहां से निकलता हुआ आपको पल्मोनरी ट्रंक तो निकलेगा ही, थोड़ा सा ओवर राइड करता हुआ एओर्टा भी उधर से नजर आएगा, थोड़ा सा एओर्टा भी नजर आएगा। इसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा।
यानी एओर्टा का बेस थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा। यही जो समझ लो कि आधे से ज्यादा एओर्टा तो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ है, यानी उसका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आ रहा है, लेकिन कुछ एओर्टा का मुंह जो है या उसका बेस जो है वो पल्मोनरी ओरिफिस की तरफ भी है। यानी पल्मोनरी ओरिफिस जब पंप करेगा और ब्लड जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा और पल्मोनरी ओरिफिस से निकलेगा तो वो पल्मोनरी ट्रंक में तो जाएगा ही, थोड़ा सा एओर्टा में भी ब्लड जाएगा गंदा वाला, यानी डीऑक्सीडेटेड वाला। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। अब अगर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा आया तो वो जो पल्मोनरी ओरिफिस है जिसके ऊपर बैठा होना चाहिए पूरा का पूरा 100% पल्मोनरी आर्टरी को, उस पर बैठी हुई है पल्मोनरी आर्टरी, तो बैठी ही हुई है। ये समझ ले कि उस पर कोई 20-25% जो है वो एओर्टा पे बैठा हुआ है। बाकी एओर्टा जो है वो तो यकीनन अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा एओर्टा ओवरराइड कर गया है। किसको ओवरराइड कर गया है? पल्मोनरी ओरिफिस को। इसका मकसद है कि एओर्टा का जो बेस है वो पार्टली राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड ले रहा होगा और लेफ्ट से भी ले रहा होगा, लेफ्ट से तो वैसे ही ले रहा है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा, किस पे होगा इसका मेन असर? किस पे? राइट वेंट्रिकल पे होगा। क्या सिर्फ राइट वेंट्रिकल पे कि राइट वेंट्रिकल के ऊपर जो है ये पल्मोनरी ओरिफिस जहां से ब्लड जाता है बाहर, उस पे भी? अब वो पल्मोनरी ओरिफिस जो है, क्या वो आउटफ्लो जो है पल्मोनरी आर्टरी का वैसा ही वाइडर रहेगा कि नैरो हो जाएगा? जाहिर नैरो हो जाएगा, क्योंकि उसको दबा रहा है कौन? उसकी सीट ऑक्यूपाई कर रहा है कौन? एओर्टा। तो ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का नतीजा क्या निकलेगा? ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा का नतीजा ये निकलेगा, ये देखिए ये एओर्टा ओवरराइड कर रहा है इसके ऊपर, तो ये देखिए पल्मोनरी जो आर्टरी है या पल्मोनरी जो ट्रंक है ये देखो नैरो हो गया इधर, क्योंकि दबा रहा है ना इसको पल्मोनरी, यानी उसकी सीट पर वो जो बड़े आराम से बैठा करता था पल्मोनरी आर्टरी इस राइट वेंट्रिकल पर, इसको जो दबाएगा एओर्टा क्योंकि ओवरराइड कर रहा है इसके ऊपर, तो जाहिर है पल्मोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है वो वैसा नहीं रहेगा, बल्कि ये जो पल्मोनरी ओरिफिस है वो भी वैसा नहीं रहेगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। इसका मकसद है कि नंबर 1 जो चीज हुई है वो क्या हुई है? ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। सबसे पहली चीज ओवरराइडिंग, इसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं, इसका भी ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, यानी इसके ऊपर चढ़ा आया है एक तरह से, एओर्टा चढ़ के आ गया इसके ऊपर, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, राइड कर रहा है इसके ऊपर, इस ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। दूसरा क्या हुआ इसके साथ? पल्मोनरी ओरिफिस जो है वो नैरो डाउन हो गया है, वो नैरो हो गया है तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये देखिए एक चीज दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये दूसरा एलिमेंट जो इसके साथ लाजमन होगा ओवरराइडिंग के साथ, तो ये तो लाजमन होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मकसद ये है कि पल्मोनरी ओरिफिस नैरो हो गई, और ये जो आपका ये देख रहे हैं यहाँ से आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है वो नैरो डाउन हो गई। इसका मकसद ये होगा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस दूसरा नाम, ये दूसरा ये भी होगा। तीसरा, इसका असर किस पे पड़ेगा? देखिए एक चीज दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो रही है, एक चीज दूसरे पे असरअंदाज कैसे हो रही है, ये यहाँ होगा। और उसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर आपके राइट वेंट्रिकल पे पड़ेगा, क्योंकि अब राइट वेंट्रिकल को ओवरकम करने के लिए सिर्फ पल्मोनरी एओर्टा ही नहीं, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, एओर्टा भी है। और एओर्टा के अंदर प्रेशर जो है आपको पता है कि 80 और 120 के बीच में होता है, माने कम से कम 80 तो होता ही है, और 120 उसका डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इसका मकसद है कि अब राइट वेंट्रिकल जिसको आदत थी सिर्फ पल्मोनरी ट्रंक को झेलने की, जिसका ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 8 होता है और सिस्टोलिक 25, तो वो तो हल्के से प्रेशर के लिए बना था, लेकिन अब जो उसको प्रेशर बहुत ज्यादा झेलना पड़ा है तो वो बहुत तेजी से बहुत विग्रसली पंप करता है, और विग्रसली पंप करते करते फिर उसका जो मस्कुलेचर है वो वैसा थिन नहीं रहेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में 4 टाइम्स थिनर होता है, वो वैसा थिनर नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि ये इतना थिक हो जाएगा, इतना थिक कि लगभग कोई लेफ्ट वेंट्रिकल जितना थिक। ये देखिए, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। माने इसका मकसद है कि ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा पहली चीज आपने देखी, फिर दूसरी आपने चीज देखी पल्मोनरी स्टेनोसिस, फिर आपने तीसरी चीज देखी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये तीन चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपने ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फिर इनके साथ क्योंकि गड़बड़ हुई है
न्यूरल क्रेस्ट सेल में प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये जो सेप्टम था एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, जिसकी ओवर स्पाइरलिंग हुई है, वो दरअसल न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के प्रोग्रामिंग में डिफेक्ट है। और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में आपको बताऊं कि आपके फेस के जितने भी बोन्स होते हैं वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनते हैं। अगर ये प्रोग्रामिंग ये हुई तो समझ लो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में प्रोग्रामिंग गड़बड़ हुई, तो सिर्फ सेप्टम में गड़बड़ नहीं होगी, फेशियल स्केलेटन में भी प्रॉब्लम हो भी सकता है। वहां पे जैसे क्लेफ्ट पैलेट होगी, उसके साथ कुछ और चीजें ये भी हो सकती हैं। यानी जिस बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट या फेशियल स्केलेटल प्रॉब्लम्स हो तो शक करना चाहिए कि इसके अंदर सेप्टल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की तरफ चला जाए। तो ये जुड़ी हुई हैं आपस में चीजें, क्योंकि जड़ जो है ना वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स प्रोग्रामिंग है। वहां पर उस न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के प्रोग्रामिंग में कौन इंटरफियर कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है उसमें, इसकी वजह तो जानते हैं हम लोग। लेकिन ये यहाँ चीज आप समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम जब होते हैं, और याद करें आपको मैंने बताया था जो वेंट्रिकुलर जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, जस्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होते हैं दो हिस्से इसके। एक हिस्सा इसका होता है मस्कुलर, जो लास्ट टाइम आपको बताया, ये बड़ा वाला हिस्सा जो मस्कुलर, और एक होता है एक छोटा सा हिस्सा मेम्ब्रेनस। ये आपस में वैसे मिल जाते हैं, दोनों की सोर्स अलग अलग है, ये दोनों मिल जाते हैं। अगर ये न मिल सके, खासतौर पर ये मेम्ब्रेनस न बन सके अगर, तो इसी को कहते हैं हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मेम्ब्रेनस पोर्शन न बन सके, और ये मेम्ब्रेनस पोर्शन भी एक्चुअली न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। इसका मकसद ये है कि वो जो तीन गड़बड़ें दिखाई मैंने आपको वो तो होंगी ही, उसके साथ ये चौथी गड़बड़ भी होगी, माने ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होगा। यानी ऐसे पेशेंट में वीएसडी भी होगा, हो भी सकता है। अगर ये होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा हमारे टेट्रोलॉजी, यानी ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये तो तीनों ही एक सीरीज में होती है। ये ओवरराइडिंग होगी तो पल्मोनरी ट्रंक का ल्यूमन नैरो हो जाएगा, क्योंकि उसके ओरिफिस पे दबाएगा, ये देखें नैरो हो गया। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा अभी आपने दिखाया। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, क्यों होगी? क्योंकि पंप जो करेगा राइट वेंट्रिकल अगेंस्ट हायर प्रेशर, तो वो आस्ते आस्ते 2-2.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि इतना थिक हो जाएगा मस्कुलेचर। जैसे आप डंबल्स उठाते हैं तो आपका डेल्टॉइड या बाइसेप्स आपके हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, क्योंकि उसको आगे से प्रेशर जो है वो सिर्फ राइट वेंट्रिकल नहीं, ये तो एओर्टा को भी पंप कर रहा है, ऊपर करना पड़ रहा है, क्योंकि एओर्टा का जो बेस है वो थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल की तरफ खुल रहा है, जो नॉर्मली नहीं होता। और उसके साथ साथ ये गड़बड़ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये चार चीजें जब मिल जाएं तो हम इसको कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ये बहुत, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पल्मोनरी ट्रंक, ये जो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इतनी हो गई है, तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अगे सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में ही नहीं जा रहा है टू द लंग्स, थोड़ा सा जा रहा है हमारे एओर्टा में भी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो रहा है, और उसके साथ अगर मिक्स हो गया तो ऑक्सीजन जो लेवल है हमारे ब्लड की वो कम हो जाएगी, और इससे हो जाएगा साइनोसिस। तो ये एक साइनोटिक डिजीज है, इसका भी साइनोटिक डिजीज, तो इसको हम साइनोटिक डिजीज, दिस इज कॉल्ड द साइनोटिक डिजीज। कंजेनिटल कुछ साइनोटिक होती है, कुछ नॉन साइनोटिक होती है, तो ये एक साइनोटिक डिजीज है। इसका ये बेस जानना बड़ा जरूरी है कि ये गड़बड़ है क्या, इसको टेट्रोलॉजी क्यों कहते हैं। टेट्रोलॉजी में आपने देखा ये ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, अब देख रहे हैं यहां से आप, ये देखिए ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये देखिए पल्मोनरी ट्रंक तो खुल रहा है इसके अंदर, वो थोड़ा सा एओर्टा भी इसके अंदर आ गया, तो पंप जब करेगा तो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, और यहाँ इस तरीके से। तो 4 हार्ट एबनॉर्मलिटीज एट अ टाइम होती है। दोबारा देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ से टेट्रोलॉजी फ्लैट में, वो ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट तो है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइनोटिक डिजीज है।
ये देखिए आप, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, ये नॉर्मल है। अब ये देखें, ये सिर्फ पल्मोनरी ट्रंक ही नहीं खुल रहा, ये देखिए पल्मोनरी ट्रंक की राइट एट्रियम में नहीं खुल रहा, ये थोड़ा सा एओर्टा भी इसके अंदर आ गया, और इसी की वजह से जाहिर है क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आप देखो कि नैरो हो जाएगी आपकी ये ये पल्मोनरी आर्टरी का बेस, ये नैरो हो जाएगा क्योंकि एओर्टा थोड़ा मुंह इस तरफ आ गया है एओर्टा। अब सिर्फ यही नहीं हुआ है, उसके साथ जो दूसरी चीज हुई है पल्मोनरी स्टेनोसिस के बाद, अब देखें ये राइट वेंट्रिकल, ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर देखें, जो नॉर्मल देखें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर है, ये राइट वेंट्रिकल का है। अब उस तरफ, अब राइट वेंट्रिकल एबनॉर्मलिटी में देखें, ये देखें थिकनेस देखें, ये राइट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर लेफ्ट से भी ज्यादा थिक हो गया है, ये ओवरकम करना पड़ा है इसको। और इसके बाद एक और चीज, ये आप यहां से देख सकते हो कि ये आपका मस्कुलर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ देखो मस्कुलर बना है और ये मेम्ब्रेनस नहीं बन सका, तो ये देखें जो ग्रीन कलर का एरो दिखा रहा है, इसका मकसद है कि ये सेप्टम खुला हुआ है इधर, तो वीएसडी भी है इसमें, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है। तो ब्लड जो है अब की बार, वैसे तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है, राइट का कम होता है, तो ब्लड तो नहीं मिक्स होना चाहिए, लेकिन जब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर इतना थिक हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है मिल जाएगा। इज़ेनमेंजर, इसको इज़ेनमेंजर syndrome भी कहते हैं, इज़ेनमेंजर phenomena, when the right ventricular blood is pumped into the left ventricle। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है, कैसे जा पाएगा? ये कुछ सालों के बाद जब राइट वेंट्रिकल की थिकनेस या उसकी हाइपरट्रॉफी इस लेवल को पहुंच गई, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से बढ़ जाएगा, वो फिर अपना ब्लड पंप करना शुरू कर देगा, अब साइनस होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या हुई इसकी? यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी हुई, पल्मोनरी स्टेनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर जाहिर है बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पंप करेगा ब्लड को, तो शंट जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। एओर्टिक प्रेशर को जाहिर है ओवरकम करने के लिए उसको अपने मस्कुलेचर को बढ़ाना है। अब साइनोसिस होगी, अब देखें बच्चा जो होगा वो साइनोटिक हार्ट डिजीज है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो बच्चे में आप देखें उसके लिप्स, उसके डिजिट्स और फीट के जो एक्सट्रीमिटीज हैं यहाँ पर, और ये ब्लूइश हो जाएगी। इसका मकसद है चिल्ड्रन विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलिड एग्जिबिट्स ब्लूइश स्किन ड्यूरिंग, किस वक्त? जब वो क्राई करेगा, जब फीड करेगा, फीड करने में आपको पता है कि बच्चा अपनी सांस रोकता है, क्योंकि जब वो फीडिंग करता है तो जाहिर अपनी सांस रोकेगा क्योंकि सॉलो करता है। इसको हम, ये जो एपिसोड्स आते हैं ना बच्चे पर इस किस्म के साइनोसिस को, इसको हम कहते हैं यहाँ पर टेट्रोलॉजी स्पेल, और इसका निकनेम होता है टेट स्पेल्स, यानी वो ब्लूइश जो लिप्स हैं उसके, और उसके साथ साथ ये देखिए आपके उसके हैंड, उसके डिजिट्स कैसे ब्लू हो गए, तो जहाँ ब्लड कम मिलता है, जो एक्सट्रीमिटीज होती है, दूर दूर चीजें होती हैं, यहाँ पे ब्लड वैसे ही कम होता है, और अब की बात उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो ये ब्लू हो जाएंगे लिप्स उसके ब्लू। इसको टेट स्पेल कहते हैं, ये एपिसोड जो अटैक में आया है एक तरह से। एट बर्थ तो चलो उसको इतनी साइनोसिस नहीं होगी, इसलिए क्योंकि अभी लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इतनी हाइपरट्रॉफी नहीं हुई है कि वो ब्लड को पंप कर दे टू द लेफ्ट साइड, लेकिन आस्ता आस्ता ये डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो बच्चा किराया और फीडिंग जब करेगा तो उसको खास तौर पर यह अटैक आएंगे। तो चार रिलेटेड चीजें इसमें क्या थी मैंने बताया, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पहले ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस। आप इस को सीक्वेंस में लिखें, पहले पहले ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, गड़बड़ तो यहीं से शुरू हुई, फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और हो भी सकता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो कंप्लीट हो जाएगी ये टेट्रोलॉजी, वरना तीन भी हो सकते हैं। तो ये टेट्रोलॉजी, अब इसकी क्या इटियोलॉजी है, क्या इसका काज है? एक्चुअली मल्टी फैक्टोरियल है। इनहेरिटेंस तो 90% तो इनहेरिटेंस है,
क्रोमोसोमल एनोमलीज भी हो सकती हैं अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर भी प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम में भी होता है। तो ट्राइसोमी 21 जो है 21 ट्राइसोमी, जिसमें ट्राइसोमी आप समझ रहे होंगे कि जैसे स्पर्म होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मदर की तरफ से ओवम आता है उसमें भी 23 होते हैं। दोनों में 23 होते हैं, और जो दोनों मिक्स हो जाते हैं या दोनों की जब फ्यूजन हो जाती है और जायगोट बन जाता है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी से फिर सारे के सारे सेल 46 के बनते रहते हैं, ये माइटोसिस से। अब ये जो 23 है 23, इनमें से अगर किसी सेल के अंदर वो 23 कहां से लेके 1 से लेके 23 तक, और जो आखिरी वाला क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो मदर से हमें एक्स मिलता है और फादर से एक्स मिले अगर, तो वो फिर लड़की होगी। अगर फादर से उसको वाई मिले तो वो लड़का होगा। यहां तक तो ठीक। अब होता क्या है कि दोनों सेलों में, ये दोनों सेल चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, अगर में इसमें कोई गड़बड़ है, किसी में 24 क्रोमोसोम हो गए, तो इसका मकसद ये है कि 1 से 23 तक होंगे नंबर में, 1 से 23 तक, लेकिन 1 से लेकर 23 तक में से कोई एक आखिरी को छोड़ के, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के, जो पहले वाले ऑटोसोम्स में उनमें से 1 से लेकर 22 तक हैं, उनमें से एक की डबल कॉपी हो गई है, और इत्तेफाक से वो डबल कॉपी होती है 21 की अगर है तो। 21 वाला क्रोमोसोम, उसकी 2 कॉपियां होती हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर क्रोमोसोम का दोनों सेल में से किसी एक में गड़बड़ है तो ये 24 हो जाएगा। वो 24 है और दूसरी तरफ से 23 है, वो नॉर्मल है। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो वहां से भी तो एक 21 आपको मिलेगा ना, जाहिर है। इधर से आपको 2 21 मिल जाएंगे, तो टोटल नंबर जो जायगोट का होगा वो 47 हो जाएगा। और 47 में हम जब उसको देखेंगे तो कौन सी ऐसी चीज है जो जिसमें फर्क है, बाकी तो जोड़ा जोड़ा है, एक एक है, एक माँ मदर से, एक नंबर 1 क्रोमोसोम मदर से, नंबर 1 क्रोमोसोम फादर से, नंबर 2 मदर से, नंबर 2 फादर से, नंबर 3। लेकिन 21 फादर से 2, मदर से 1, तो वो 3 हो गए, ये वाला नंबर बढ़ गया। तो टोटल में ये क्रोमोसोम्स 21 क्रोमोसोम जो है वो जोड़ा नहीं है जो जोड़ा होना चाहिए, ये 3 है, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहते हैं। यानी ट्राइसोमी मींस क्रोमोसोम्स 21 इत्तेफाक से 3 है, इसको समझे ट्राइसोमी 21। और इससे फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे, क्लेफ्ट लिप, मेंटल रिटार्डेशन, बहुत सारी, इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में भी, इवन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में भी, ये 5% से ज्यादा लोग इस किस्म के प्रॉब्लम, या कुछ कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम हो या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी होगा, जेनेटिक डिफेक्ट ये होगा। हमें यहाँ पर देखना ये है कि हो क्या रहा है, तो पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम किधर है यहाँ पर। तो डाउन सिंड्रोम, और एक सिंड्रोम दूसरा भी होता है जिसको हम कहते हैं डायजॉर्ज सिंड्रोम। ये डायजॉर्ज सिंड्रोम बेसिकली न्यूरल सेल्स के मसले हैं सारे। डायजॉर्ज सिंड्रोम बेसिकली आपके हेड एंड नेक के अंदर जो फेरेंजियल आर्चेस होती हैं, ये आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, वो फेरेंजियल आर्चेस के साथ कुछ फेरेंजियल पाउचेस होते हैं। और ये फेरेंजियल पाउचेस जो हैं, खासतौर पे लास्ट वाले जो फेरेंजियल पाउचेस हैं, लास्ट वाला जो फेरेंजियल पाउच है जो डाउनवर्ड जाके थाइमस भी बनाता है और पैराथायरॉइड ग्लैंड भी बनाता है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाए यहाँ पर इसके डेवलपमेंट में, तो थाइमस सही तरीके से नहीं बनेगा तो टी सेल लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, टी सेल्स नहीं बनेंगे, टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे तो इम्यून डेफिशिएंसीज होंगी। फिर अगर पैराथायराइड नहीं बना तो पैराथायराइड में पीटीएच नहीं बनेगा, पैराथायराइड हार्मोन वो नहीं बना, तो इसका मकसद ये है कि वो जो बोन के ऊपर कैल्शियम लगा हुआ है वो मोबिलाइज नहीं होगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऑल द टाइम यू विल हैव एक्चुअली लो कैल्शियम लेवल, तो हाइपोकैल्सीमिया होगी, तो इम्यून डेफिशिएंसी और हाइपोकैल्सीमिया होगी। और उसके साथ साथ क्योंकि गड़बड़ न्यूरल के सेल्स में, तो हार्ट के डिफेक्ट भी साथ होंगे। ये अगर तीनों चीजें हों, यानी हार्ट के डिफेक्ट्स के साथ ये 2 चीजें भी आपको मिले, तो फिर ऐसे सिंड्रोम को कहते हैं डायजॉर्ज सिंड्रोम। और ये गड़बड़ है किसकी? ये गड़बड़ है फेरेंजियल पाउच की, लास्ट फेरेंजियल पाउच जो आपका फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ। और डाउन सिंड्रोम तो मैंने बताया कि ये तो न्यूरल के सेल्स पर अटैक करेगा, और बहुत सारी और भी चीजें इसके साथ होती है। ये ट्राइसोमी 21।
या उसके बाद कुछ जो और फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेगनेंसी ऐसी मदर को हुई है जो अल्कोहलिक है, जो शराब पीती है, प्रेगनेंसी के दौरान उसने पिया है, तो गड़बड़ हो सकती है बच्चे में। मेटरनल डायबिटीज है अगर, तो हो सकती है। मदर ने अगर कंसीव किया है, अगर उसकी एज 40 से ऊपर है, तो हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं है मदर की, तो हो सकता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पहले ट्राइमेस्टर के अंदर उसको वायरल इन्फेक्शन हो गई है, जैसे रुबेला इन्फेक्शन, जर्मन मीजल्स जिसको हम कहते हैं, तो इंसिडेंस बहुत हाई है, तो बच्चे में ये गड़बड़ें हो सकती है। तो बच्चे में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने बताया पहले आपको कि साइनोसिस तो होगी ही, डिफिकल्ट ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, ऐसे बच्चे सही तरीके से ग्रो नहीं करते, और ये प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो खेलेंगे तो जाहिर है ऑक्सीजन लेवल उनकी कम होगी, तो वो थक जाते हैं, वो इस तरह ब्लूइश हो जाते हैं, दे फेल टू गेन वेट, पुअर डेवलपमेंट। तो साइनोसिस से तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको पता लगाना पड़ेगा फर्स्ट, साइनोसिस वर्क करने के साथ या क्रैक करने के साथ ब्लूइश कलरेशन क्यों हो जाती है। फेंटिंग स्पेल्स होंगे, फेंट भी होगा, क्योंकि पंप जब करेगी हार्ट, और आधे से ज्यादा ब्लड अगर पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, एओर्टा में नहीं गया, तो जाहिर है फेंट भी होगा बच्चा। अब उसके अंदर आप देखें डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसमें, जब इकोकार्डियोग्राम वगैरह और ईसीजी वगैरह नहीं होते थे, तो फिर चेस्ट एक्सरे के साथ करने की कोशिश करते थे लोग। चेस्ट एक्सरे में उन्होंने इस किस्म की हार्ट आती थी, इसको बूट लाइक यानी शू लाइक, बूट लाइक हार्ट है, देखिए इतना बड़ा पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा इस तरीके से, और ये पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी इतनी हार्ट, इतना बड़ा, ये बिल्कुल शू की तरह, देखिए शू दिखाया है आपको कि शेप इसका कैसा है, शू लाइक, बूट लाइक हार्ट। ऐसा अगर आप ये देखिए, ये टेट्रोलॉजी फ्लड का एक क्लासिक एग्जांपल है, ये सब आपको नजर आ रहा है। ये शेडो आप देखिए, इट्स लाइक बूट, इसे बूट लाइक हार्ट आपको ऐसे मिलेगा। टेट्रोलॉजी फ्लड का एक बड़ा क्लासिक के एक्सरे है। अब जाहिर है इसकी तो और कोई रास्ता ही नहीं है सवाए सर्जरी के, लेकिन बहरहाल इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो शुरू में करेंगे जब तक सर्जरी के लिए फिट हो जाए। तो सर्जरी सिर्फ एक नहीं होगी, तीन तीन चार चार डिफेक्ट्स हैं, तो जाहिर है इसकी सर्जरी, एक से ज्यादा सर्जरी इसकी हो सकती है। लेकिन सबसे पहली जो सर्जरी उसकी जो होगी, सबसे पहले ये होगा कि उसका जो पल्मोनरी ट्रंक है उसको वाइड किया जाए, और उसके फ्लो को इंक्रीज किया जाए, ताकि लंग की तरफ ब्लड ज्यादा जा पाए। और उसके बाद आस्ते आस्ते देखेंगे प्रॉब्लम कलेक्ट करेक्ट करके अगली सर्जरी में फिर और प्रॉब्लम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर टेट्रोलॉजी फेलियर को बहुत जल्दी अर्ली डायग्नोस कर दें तो बहुत अच्छा है, और फ्यू मंथ्स के अंदर लाइफ में आफ्टर बर्थ शुड बी करेक्टेड। पहली सर्जरी तो हो जानी चाहिए, करेक्टिव सर्जरी इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द लाइफ। पल्मोनरी ट्रंक को ओपन करें, एक तो पल्मोनरी ट्रंक को ओपन करें ताकि वेंट्रिकल की तरफ ब्लड अच्छा सही तरीके से जाए, और जो वीएसडी है वो करेक्ट कर दें ताकि पल्मोनरी ट्रंक की तरफ भी ब्लड सही तरीके से जाए, और पंप करके ब्लड लेफ्ट की तरफ न जाए। पहला काम ये कर दें, और उसके बाद ओवरराइडिंग को आप ठीक करेंगे। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू में आप करें, स्टार्ट करें उसको, हाइपोक्सीमिया जो है, लो ऑक्सीजन लेवल है, उसको ठीक करें, हेमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट सही करें, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही कम है, अगर एनीमिया भी होगी तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खासतौर पे जो हाइपरसाइनोटिक एपिसोड्स हैं उसको आप करेक्ट करें, और इस दौरान जो है जाहिर है राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो जो है ना वो ठीक करें। उसमें फिलहाल बलून डायलिटेशन उसमें स्टेंट डालें शुरू में, जब तक सर्जरी के लिए बच्चा फिट हो जाए। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी उसकी, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में एओर्टा की ओवरराइडिंग को खत्म कर देंगे, पल्मोनरी ट्रंक को ओपन कर देंगे सही तरीके से, उसका आउटफ्लो ट्रैक ठीक करेंगे, और उसके साथ है जो वेंट्रिकल है उसको आप जनरली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको आप ठीक करेंगे। कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई है इसकी, एरिथमियाज वगैरह, ऑक्सीजन लेवल इसका बहुत कम हो जाएगा, जो सीजर्स होंगे, ज़ाहिर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो ऐसे बच्चों में उमूमन
बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के चांसेस बहुत होते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के चांसेस होते हैं, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जब होगी तो वहां से इवन वेजिटेशंस होती हैं वेल्व्स के ऊपर, छोटे छोटे थ्रोम्बा बन जाते हैं और फिर उनमें से टूटेगा थ्रोम्बस, तो उस थ्रोम्बस नहीं, उसमें इन्फेक्शन भी होगी, वो फिर जब ब्रेन तक पहुंचेगा तो उधर ब्रेन एब्सेस काज कर देगा। इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली है साइनोटिक, इसको हम टॉफ कहते हैं, जिसका भी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो VSDs, ASDs एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। कल के टॉपिक में हम एक या दो और कंजेनाइटल एनोमली लेके हम इस कंजेनाइटल एनोमलीज या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के टॉपिक को हम कल क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी कल, और उसके बाद फिर सैटरडे को देखते हैं कोई एक कार्डियोलॉजी का, तो कार्डियोलॉजी काफ़ी कम हुई है, इस वजह से मैंने आज भी कार्डियोलॉजी का टॉपिक उठाया है और कल भी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला सैटरडे को 2 क्लासेस करके एक मेजर कार्डियोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे, ताकि रेस्पिरेशन और कार्डियोलॉजी और वेसल्स में हमें बर्जस डिजीज वगैरह हमने जितने भी किए हैं मैं टॉपिक की लिस्ट लगा दूंगा, और उन पर इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी होगा, और फिर मंडे के बाद 1-2 क्लासेस आपकी मैं लाइव भी लूँगा, और हो सकता है कि मंडे तक यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए और कॉलेज भी ओपन हो जाए। ओपन हो गया तो फिर वहाँ पर हम लाइव आपके क्वेश्चंस लेंगे, और इन टॉपिक्स को लेके आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे ताकि आपको उसकी प्रिपरेशन में आसान हो। दिस वाज गुड क्लास।